मैथ से रुचि रखते हैं। बाकी मैंने प्रयास किया, कल मैंने सेट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, काफ़ी टाइम के बाद आप लोग के भारी डिमांड पर आज मैं दूसरा सेट डिस्कस कर रहा हूं। तो आप सब लोग आंसर भी दिया कीजिए साथ में, और मेरे दोस्त क्वेश्चन भी सॉल्व किया कीजिए। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, 40 क्वेश्चन कम नहीं होता है डिस्कशन के लिए, इसलिए इसमें आप लोगों की भागीदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बाद ही हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना किया जाए। आज महाभारत बैच 5 से 7 वाली क्लास नहीं हुई थी, आज 2 क्लास नहीं हुआ था, आज अर्जुन बैच भी नहीं हुआ था और महाभारत बैच भी नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन आइए उन सब की भरपाई इस क्लास से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में है, रिमाइंडर थ्योरम से मैं इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। पहला सवाल रिमाइंडर थ्योरम से है, जब पूर्णांक n को, यानी एक इंटीजर n है जिसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है, 6n को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ देखिए, एक नंबर हमारे पास n है जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है मेरे दोस्त, 3 रिमाइंडर आता है। n को 5 से भाग दिए तो 3 रिमाइंडर आ गया। अब कह रहे 6n को 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी संख्या में 5 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर आए, इसका मतलब ये संख्या कम से कम 3 जरूर होगा, क्योंकि कम से कम ये 3 होगा तभी 5 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप n को 3 एज्यूम कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18। 18 में भाग किससे देंगे, 5 से, तो 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप में से जिनका भी आंसर आया होगा एकदम करेक्ट रहा होगा, कहीं परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है समझिए। सबसे पहले हमें कह रहा है कि सर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतया विभाज्य हो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई संख्या 75 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 25 से भी डिविजिबल होगा। और याद रखना, कोई संख्या 25 से तभी डिविजिबल होता है जब आखिरी 2 अंक, है ना, आखिरी 2 अंक 25 से कटने वाली हो। तो चलिए ऑप्शन में हमें सब 25 से कटने वाला आखिरी 2 अंक दिख रहा है, कोई फायदा नहीं है इससे। ठीक है, अब क्या देख सकते हो, अब एक चीज और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 75 से कटेगा ना वो 3 से भी कटेगा। तो देखिए 3 से कौन सा कट रहा है, अब 3 से यहाँ देखने जाएंगे तो 3 से ये भी कट रहा है। इसकी बात अगर करें 8, 9, 17 ये 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देख लो 7, 5, 12, 3, 15 ये भी 3 से कटेगा। ठीक है ना, इतना ही नहीं, अगर बात 28 की किया जाए तो ये 7 चौको 28 यानी कि 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा, देख लो 7 से कौन कट रहा है, 7 चौको 28 बचेगा 6, ये 7 से नहीं कटेगा। लेकिन ये 7 पचे 35, 7 एकम 7, यही 7 से कटेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर यही वो नंबर है जो उन सब से डिवाइड हो रही है। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे कर लो, और दूसरा तरीका यह है कि मेरे दोस्त आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखो, उन सब से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या उनका एलसीएम ही होगा। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास टाइम है तो आप एलसीएम निकालिए, नहीं तो इसी तरह से ऑप्शन से भी आप काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरे दोस्त थोड़ा सा जोड़ घटाव है, देख लेते हैं, है ना। इंग्लिश में तो ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का साइन था, हिंदी में ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। अब देखिए 48 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 48 में 72 से भाग दीजिए, क्योंकि बॉड मास में पहले भाग की प्रोसेस होगी तभी जाके गुना का प्रोसेस होगा। तो 48/72, और मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरा 3 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ देख लो, ये हमारे पास 15 और फिर से भाग है 8 से तो बटे 8 हो जाएगा, और इंटू यहाँ देख लो 40 में से 32 गया तो 8 हो जाएगा, और माइनस ये हमारे पास 10 है। ठीक है, ये माइनस हमारे पास 10 है।
और मेरे दोस्त प्लस में 2p और बराबर ये 6 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 से 3 मेरा ये कट जाएगा, यहाँ से 2 रह जाएगा। ठीक है, 8 से 8 मेरा कट गया, 15 में से 10 गया तो 5, ये मेरा -5 हो गया, और ये हमारे पास प्लस 2p और बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से 2p बराबर क्या होगा, 3 जाके जुड़ेगा, ये 6 हो जाएगा, यानी p का मान यहाँ से 3 आएगा। तो p का मान 3 आ गया। और ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप सभी ने बनाया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल मोर देन नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर पे आइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मेरे दोस्त, एक सबसे पहले तो बहुत बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख दिया है, और यहाँ पर ये कह दिया कि थीटा का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। अब ये देखिए, अगर थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तब तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर थीटा का मान 45 पुट कर लो, क्योंकि 0 डिग्री पुट करोगे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस तो 0 को ही देते हैं। अब 0 जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, तो जब भी अनडिफाइन हो जाए तो आप एंगल चेंज कर दो। तो 0 डिग्री डालने से अगर कॉसेक 0 अनडिफाइन हो जाएगा तो वहाँ 45 डाल दो। अब देखो 45 डालने से यहाँ पर होना क्या है, पहले वो समझो। टेन 45 1 हो जाएगा, और सेक 45 √2 स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। कॉट 45 1 हो गया, कॉसेक 45 √2 स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और प्लस में ये मेरा 2 और ये साइन 45 और ये हमारा हो जाएगा कॉस 45। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 2 हो जाएगा, टेन स्क्वायर 45 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखें तो ये आधा आधा तो मेरा 1 हो जाएगा, और इससे कट जाएगा, ये भी मेरा 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया ये। और फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो ये मेरा 4 हो जाएगा। अब 2/4 करने जाओगे, 2/4 करने जाएंगे तो रिजल्ट 1/2 आ जाएगा। जी हाँ, तो 1/2 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो 45 डिग्री आप यहाँ डालेंगे ना, ये आपका 2 हो जाएगा, जबकि आपको 1/2 चाहिए। 45 यहाँ डालेंगे तो ये √2 हो जाएगा, ये नहीं हो पाया। साइन 45 यहाँ पर 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ये फाइनल आपका 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए ये सेट कहाँ से मिलेगा, ये सेट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से मिलेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक सेल फोन खरीदा, इसकी मूल कीमत से 30% कम कीमत का भुगतान किया। ठीक है, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% अधिक लाभ पर बेच दिया। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक काम करते हैं, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस उसे मेरे दोस्त हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, राम ने क्या किया, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे 30% कम पे किया है, इसका मतलब केवल और केवल 70 पे किया है, और जितना पे किया मतलब उतना में खरीदा है। ठीक है, तो इसने कितना में खरीदा मेरे दोस्त, इसने हमारा 70 में खरीदा। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं, खरीदने के बाद इसने इस चीज को सेल भी किया है, और कैसे सेल किया, तो जितना में खुद खरीदा है उसे 50% बढ़ाकर सेल कर दिया। तो 70 का 50% क्या हो जाएगा, 35। 70 से 35 बढ़ा दोगे 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल एसपी। ठीक है, अब सवाल आपसे कह रहा है कि बताओ सर मूल कीमत पर कितना प्रॉफिट हुआ था। तो मूल कीमत तो 100 था ना, इस पर प्रॉफिट देखने जाएंगे तो हमें 5% की प्रॉफिट नजर आएगा, और 5% किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहे 5 सेमी भुजा वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 125 घनों का उपयोग करके इकट्ठा किया गया। घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक घन काटा गया। शेष ठोस का एरिया क्या होगा, शेष ठोस का एरिया क्या होगा। आओ मेरे दोस्त
तो मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से। आइए ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट होल्ड करने के लिए, आप 1 मिनट होल्ड किए और मैं वापस आपकी सेवा में फिर से आ गया। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 सेमी भुजा वाले एक घन को, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 5 सेमी भुजा वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 125 घनों का उपयोग करके इकट्ठा किया गया है। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक घन काट लिया जाता है और शेष ठोस जो बचेंगे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझ में आना चाहिए। क्या बात ये समझ में आना चाहिए, आपने क्या किया, 5 सेमी भुजा वाला एक घन कैसे बनाया है, 1 सेमी भुजा वाले 125 घनों को इकट्ठा करके बनाया गया। ठीक है, देखिए अब आपने एक घन बनाया है, एक घन, ठीक, बड़ा सा घन बनाया, बड़ा सा घन, और आपको पता है कि इस घन की भुजा कितनी है, 5 सेमी। ठीक, लेकिन ये जो घन बनाया गया है ये किससे बनाया गया, ये जो मेरे दोस्त हमारा घन बनाया गया है ये, ठीक है, एकदम ध्यान से चीज को समझना। ठीक है, जो आपने घन बनाया है, ये जो 5 सेमी किनारा वाला जो घन बनाया है वो कैसे बनाया है, 1 सेमी किनारे वाले 125 घनों को एक साथ इकट्ठा करके आपने 5 सेमी भुजा वाला एक घन बनाया। ठीक है, तो चूंकि ये जो 5 सेमी भुजा वाला एक घन है ये छोटे छोटे 125 घनों से बना हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया है, 5 सेमी भुजा वाले घन के एक फेस को आपको दिखाया है। ठीक है, सिर्फ एक फेस को दिखाया जो छोटे घनों से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले इस वक्त अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो 6 गुने, है ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ये 6 और गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 150। तो 150 इसका क्या हो गया, इस वक्त एरिया हो गया। लेकिन हमें इसमें कुछ और बात कहा है, हमें इसमें यह कहा है घन के प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक सरफेस के मध्य से एक घन हटा दीजिए। मतलब ये जो 1 सेमी भुजा वाला घन को इकट्ठा करके 5 सेमी भुजा वाला घन बनाए थे ना, आपसे बोल दिया कि एक काम कर लीजिए, आप प्रत्येक सतह के बीच से एक घन हटा दीजिए। अब मान लीजिए कि प्रत्येक सतह के बीच से, मान लीजिए इसी घन को हम हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा जी, इसको हटाएंगे ना तो इससे घन निकालेंगे, तो जैसे ही आप इससे घन निकालेंगे तो क्या होगा पता है, यहां पर जो मटेरियल था वो आप लॉस करेंगे, मतलब वो मटेरियल को आप लूज कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस यहां से हम घन निकालते हैं तो परिणाम क्या होगा, इस प्रकार का परिणाम होगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का परिणाम होगा, इस प्रकार का, जिसमें आप ये देखेंगे जब आप यहां से घन निकाल रहे हैं तो ई वाला जो सरफेस है ना, ई वाला, ये आप लूज कर देंगे, मतलब इसका आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा होने का मतलब ऊपर का सरफेस लूज हो जाएगा। लेकिन ये घन में तो 6 सरफेस होते हैं ना, तो एक सरफेस लूज होगा लेकिन अंदर जो है 5 नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक सरफेस भले ही लूज हो जाएगा, ऊपर वाला हम लॉस कर देंगे, लेकिन अंदर में 5 नया सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो 5 नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे कि हमें 1 का लॉस हुआ है और 5 नया क्रिएट हुआ, यानी 4 सरफेस मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 4 सरफेस मेरा गेन हो गया। ठीक है, तो सवाल यह है कि 4 सरफेस जो मेरा गेन हुआ इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस घन को आप निकाले हैं वो कितने सेमी भुजा वाली है, 1 सेमी भुजा वाली है। ठीक है, और घन बना होता है वर्ग से, तो घन का सभी सरफेस वर्ग होता है, तो घन का 4 सरफेस है, चारों सरफेस वर्ग होगा, तो हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी आपका यहां से आ जाएगा 4। तो 4 सेमी स्क्वायर एरिया क्रिएट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पर, लेकिन है तो ये घन, तो 5 सेमी भुजा वाले घन के हर सरफेस से घन निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस से एक घन निकाले तो 4 सेमी स्क्वायर एरिया क्रिएट हुआ। ऐसा 6 सरफेस होगा इस घन में, तो बताइए 6 सरफेस होगा तो टोटल प्रॉफिट एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे
एक सरफेस से 4 सेमी स्क्वायर एरिया क्रिएट होगा, तो 6 सरफेस से 24, तो वही 24 इसमें ऐड कर दीजिए, कुल मिला के 174 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 174। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा, बहुत सारे लोग को समझ में भी नहीं आया होगा। आएगा समझ में, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो आगे पीछे होगा ही होगा, ठीक है। चलो अब इस पर आइए, इसको देखते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, सी डी बराबर ए सी है। हमें कह रहा है बी ए डी का मान 118 है, ए सी बी का मान 80 है। तो बताइए ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत आसान है, देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक। इसने कहा कि बीसी को डी तक बढ़ाइए, लीजिए बीसी को आपने डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया कि जितना बड़ा सी डी है उतना ही बड़ा ए सी है, ठीक। बी ए डी बराबर 118, तो देखो भाई बी ए डी बराबर 118, बी ए डी यानी ये वाली, ये हमारा क्या है 118, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि ए सी बी हमारा 80 डिग्री है, ए सी बी ये अपने पास 80 डिग्री है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत आसान है, सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो दो साइड इक्वल है तो सामने का एंगल इक्वल होगा, तो इसके सामने इसको अगर हम थीटा मान लें, इसके सामने ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा है। अब बताओ कि ये वाली जो एंगल है, क्या ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए बहिष्कोण नहीं है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। तो थीटा प्लस थीटा अगर 80 के बराबर होगा तो थीटा का मान तो 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी 40 हो गया और आपका ये भी 40 हो गया, ठीक है। अब ये 118 में से 40 हटा दीजिए, तो यहाँ से आपका 78 आ जाएगा। अब ये देखिए 78 है और ये मेरा 80 है, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसको अगर मैं x मान लो, x प्लस 78 प्लस 80, तो x प्लस 78 और प्लस 80 ये आपका 180 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या होगा 180 और माइनस 158 बोले तो 22 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 22 डिग्री हो गया। अब आप में से जिनका 22 डिग्री आया होगा करेक्ट रहा होगा। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर सवाल हो गया, 8 नंबर पे आओ। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त। हमें कह रहा है एक धात्विक अर्धगोलाकार कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उतना है, ठीक है, 308 सेमी स्क्वायर। यदि धातु का घनत्व 8.7 ग्राम प्रति सेमी क्यू है, तो कटोरे का द्रव्यमान इस ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर एक कटोरे का जो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया है, तो कटोरे का एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है अर्धगोला का सरफेस वक्र पृष्ठ एरिया, है ना। ये हमारा दिया हुआ है 308। अब यहां से देख लो 22 एकम 22 और 22 चौको 88 और 2 से यहां से कट कर देंगे 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 49, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ये हमारा 7 हो गया। लेकिन ये किस में है जी, ये हमारा सेमी में है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक सेमी क्यू का जो घनत्व है वो 8.1 सेमी क्यू का जो डेंसिटी है वो 8.7 ग्राम है। मुझे कटोरे की टोटल डेंसिटी चाहिए, तो कटोरे का टोटल डेंसिटी चाहिए तो मुझे इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे कैसे, तो अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना इतना सेमी क्यू, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आपको पता है कि एक सेमी क्यू का जो डेंसिटी है वो 8.7 ग्राम है। अगर एक सेमी क्यू का डेंसिटी उतना है तो इतना सेमी क्यू का डेंसिटी क्या होगा, 8.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, 7 चला जाएगा, 3 से आप करेंगे 29 या 87 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा 44 हो जाएगा, ये हमारा 49 हो जाएगा और ये हमारा 2.9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि 9 चौके 36, 6 और 6 9 54 है ना। तो मेरे दोस्त ये वाली सीन आपको दिखेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हालांकि यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, ये 36 और 6 9 54 4 होगा। 4 यूनिट डिजिट के कारण ये तो मेरा हो नहीं पाएगा, केवल कभी यही दिख रहा है, वो बहुत कम है क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद उससे पार हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो ध्यान रखना, लाइक वगैरह का बटन भी आप लोग प्रेस करते रहना ताकि हमें भी अच्छा लगे थोड़ा सा आपके साथ काम करके। ठीक है, अब आप यहां देखना, 16y² और माइनस में k बराबर 4y + 3/2, 4y - 3/2। आप क्या कह सकते हो, ये आपका 16y² और माइनस में k है, और इधर देखो a + b × a - b, तो जब a + b × a - b तो a² - b², 4y का स्क्वायर क्या होगा, 16y² हो जाएगा, और b² इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे, जो यहाँ है वही तो यहाँ है, फिर जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी k का मान हमारे पास 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ये तो सवाल का एक पार्ट भी है और खुद भी एक सवाल भी है। आप चाहो यहाँ पर डिग्री वैल्यू भी रख सकते हो, डिग्री वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान है। जब बहुत आसान हो तो कंफर्म ही हो जाओ, क्यों ऑप्शन बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एलसीएम होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो आप जैसे ही एलसीएम लोगे a - b × a + b हो जाएगा a² - b², a - b × a + b a² - b², यानी आपका यहाँ पर sin² थीटा और माइनस का cos² थीटा। ठीक है, अब इसका गुना यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा sin थीटा और प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका गुना यहाँ पर हो जाएगा तो ये हमारा होगा sin थीटा और माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लो, 2 पॉइंट आपको पता होगा पहले से, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ a² + b²। ठीक है, लेकिन अगर a + b की होल स्क्वायर और माइनस a - b की होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है 4ab। तो अभी ऊपर वाला हम यूज करेंगे, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² और प्लस b²। ठीक है, और नीचे हमारे पास sin² थीटा और माइनस का cos² थीटा। अब देखिए sin² प्लस cos² तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 ये मेरे पास 2 हो गया, तो न्यूमरेटर में 2 हो गया और डिनोमिनेटर में ये हमारा sin² थीटा और माइनस में cos² थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सी नंबर इसका आंसर आया है, आप लोग को भी आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए ये हमें कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 है, यानी एक क्यूब, ध्यान दो, एक क्यूबॉइड है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये रेशियो है। अच्छी बात है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद हमें कह रहा है बताओ जो मूल आयतन है उसकी तुलना में नया वाला जो आयतन है वो कितना बढ़ जाएगा। 47 गुना, 26 गुना और 17 गुना, कितना गुना बढ़ेगा। तो सबसे पहले
L, ध्यान देना, सबसे पहले L, B और H क्या रेशियो है इसका? इसका रेशियो है 1:2:3। ठीक, अगर मैं यहां पर इसका वॉल्यूम ले लूं, ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं इसका वॉल्यूम ले लूं तो क्या हो जाएगा? LBH वॉल्यूम होता है, तो 2 2 तिया 6, यहां पर वॉल्यूम 6 हो जाएगा है। अब आप क्या कर रहे हो? लंबाई को बढ़ा रहे हो, लंबाई को आप 200% से बढ़ा रहे हो, चौड़ाई को 300% से बढ़ा रहे हो, और आप ऊंचाई को भी 300% से बढ़ा रहे हो। एक बात याद रखना, 100% से बढ़ाने का मतलब दुगुना होता है, 200% से बढ़ाने का मतलब 3 गुना होता है, और 300% से बढ़ाने का मतलब 4 गुना करना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 200% से इसको 200% से बढ़ा रहे हो, मतलब इसको 3 गुना कर रहे हो, तो 3 हो जाएगा। इसको आप 300% से बढ़ा रहे हो, मतलब इसको 4 गुना कर रहे हो, 2 को 4 गुना करोगे 8 हो जाएगा। इसको आप 300% से बढ़ा रहे हो, ध्यान देना, इसको 300% से बढ़ा रहे हो, मतलब इसको भी 4 गुना कर रहे हो, तो ये मेरा 12 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम वॉल्यूम लेने चले जाएं तो देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 24, और 24 और गुने कितना? 12, यानी कि 288। अब ये देखो, पहले वॉल्यूम 6 था भाई, अब ये हमारे पास 288 है। बताओ ये वॉल्यूम कितना गुना हो गया? तो वॉल्यूम हो गया है 48 गुना। देखो वॉल्यूम 48 गुना हो गया ना, 48 गुना होने का मतलब वृद्धि कितना होगा? 47 गुना। ये कहता है कि कितना गुना हो गया है, तब 48 गुना बोलते, लेकिन कितना गुना बढ़ गया है, तो भाई कितना गुना बढ़ गया है, तो 48 गुना होने का मतलब है 47 गुना बढ़ गया। कितना गुना नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये बोल रहा है। तो 48 गुना होने का मतलब बढ़ना कितना? 47। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। देखिए हमें कह रहा है कि एक ट्रेड मिल का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है, तो ट्रेडमिल का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए अंकित मूल्य पर छूट दिया और उसके बाद उसकी प्रॉफिट हो गई। अगर छूट देने से प्रॉफिट होता है तो इस स्थिति में सीपी और एमपी में क्या रेशियो होगा, क्या रिलेशन होगा? तो 100 माइनस डिस्काउंट से मेरा सीपी हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट से मेरा एमपी हो जाएगा। आप ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट डिस्काउंट देने से अगर प्रॉफिट होता हो तो सीपी एमपी में रिलेशन होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से सीपी हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से ये मेरा एमपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मेरा 43 हो जाएगा और ये मेरा 57 हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन? हमसे कहा अंकित मूल्य है 1250। अब अंकित मूल्य है 1250, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? 47 का मान अगर 57 का मान अगर 1250 है, तो एक का मान हो जाएगा 1250 और बटे 57। मुझे चाहिए 43 का मान, तो 43 से गुना कर दीजिए। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना होगा, अप्रोक्सीमेशन में आंसर जाएगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आ जाओगे तो आपको ये 1943 लगभग दिखेगा, आपको 1943 लगभग आंसर, 1943 कह रहे हैं, 943 लगभग आंसर दिखेगा, अप्रॉक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये हमसे कहा कि 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो धरातल पर 4 मीटर शैडो बना रही है, तो बताइए उसी समय 28 मीटर ऊंची छाया बनाती, 28 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देखिए एक मीनार 6 मीटर लंबा है, एक 6 मीटर लंबा है जिसकी शैडो कितना है? एकदम ध्यान से देखना, 6 मीटर लंबा है तो उसकी शैडो केवल 4 मीटर है। अब हमें कहा तो आप उसकी लंबाई बताइए क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगा जो इसी वक्त 28 मीटर लंबा शैडो बना रही है, 28 मीटर लंबा शैडो बना रही है।
तो मान लेते हैं इसका हाइट हमारा कितना, इसका हाइट हम मान लेते हैं कि h है। ठीक है, आप आराम से इसको मिला दीजिए। यहाँ पे 90 है और यहाँ पर ये 90 है। इसके बाद देखिए ये वाली कोण दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा संगत कोण से बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे के 3 एंगल के बराबर है। एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी h और 28 का जो रेशियो बनेगा 6 और 4 का वही रेशियो बनेगा। ठीक है, कैसे, आप ऐसे मत करो, कंफ्यूजन की स्थिति मत रहो, कुछ ऐसा मत कर लो, मतलब अजीब अजीब टाइप से काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ढंग से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे भाई, ये दोनों में इक्वल है ना, तो इसके सामने इसमें 6 है इसमें h है, h और 6 का जो रेशियो होगा वही। अब देखिए ये दोनों एंगल भी तो बराबर है, हैं? इसके सामने 28 और इसके सामने 4 है, मतलब सीधा समझिए लंब बटा लंब होने वाला है। ठीक है, और आधार बटे आधार होने वाला है, आधार बटे आधार होने वाला है। यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन है ना, नन ऑफ दिस। आओ, ये था हमारा 13 नंबर सवाल। अब चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर सवाल को देखिए मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अब देखिए कोई हल नहीं होना ये कब होता है, कोई हल नहीं होगा मेरे दोस्त, ये कब संभव है, कोई हल नहीं होगा ये तब संभव है जब ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल के केस में कोई हल नहीं होता, और यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, इस स्थिति को हम विरोधी भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं, और यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक, तो आप a1 बाई a2 करिए, a1 बाई a2 प्रथम समीकरण में x का गुणांक ये मेरा a1 हो जाएगा, तो जैसे हम a1 करेंगे तो 18 हो जाएगा, दूसरे में x का गुणांक ये मेरा a2 हो जाएगा, प्रथम समीकरण में y का गुणांक ये मेरा b1 हो जाएगा, और दूसरे में y का गुणांक ये मेरा b2 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए m का मान कितना होगा, 7 चौको 28। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप में से जिनका आया होगा कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलो अब इस पे आ जाओ और इसको देखो ये क्या है। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि यदि साइन ऑफ एंगल 5x माइनस 40 बराबर कॉस ऑफ एंगल 5y और प्लस में 40, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। मैंने कल भी आपको बताया था ये बात, इस साइन को चेंज करने से कॉस आता है, कॉस को चेंज करने से साइन, टेन को बदलने से कॉट आता है, कॉट को बदलने से टेन, सेक को बदलने से कॉसेक आता है, कॉसेक को बदलने से सेक। बदलने से जो आता है अगर बराबर में दिख जाए तो एंगल का योगफल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखना दोस्त, साइन को बदलने से कॉस आता है ना, बिल्कुल बराबर में दिख रहा है, एंगल का योग 90 कर लो। इसका एंगल हमारा कितना है, 5x और माइनस का 40, और इसका एंगल कितना है, ये 5y और प्लस का 40, दोनों मिलकर के 90 डिग्री। अब यहाँ से 5 कॉमन लोगे, 40 से 40 तो चला ही जाएगा, बराबर 90। तो x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे, 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु से और एक ही समय चलना स्टार्ट करती हैं, वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास एक वृत्ताकार दौड़ है जो कितने मीटर का है, 25 मीटर, 2500 मीटर का है। ठीक है, दो लोग सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 36 की स्पीड से जा रहे हैं
और एक हमारा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना समझिए कि इस ट्रैक की लंबाई है कितनी। तो ट्रैक की लंबाई है 2500 मीटर। ठीक है, और दो चाल एक ही दिशा में जाएगा तो घटकर काम करेगा। तो मेरे दोस्त ये 54 में 36 चला गया, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कर लो आप, यहाँ पर इसे मीटर पर सेकेंड में बदल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 18 से 18 चला जाएगा, ये हमारा 500 सेकेंड हो जाएगा। 500 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मेरे दोस्त यही वो टेस्ट है जो आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के मिल जाएगा। आप जाकर के इस टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि लेड के 4.2 मीटर लंबे एक पाइप जिसका बाहरी डायमीटर 5.4 सेमी है, ये पाइप का जो थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर है। 1 सेमी क्यू लेड का जो डेंसिटी है वो 25 ग्राम है। तो पाइप का भार क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखना, 1 सेमी क्यू का जो डेंसिटी है वो कितना है, 25 ग्राम। तो 1 सेमी क्यू का अगर डेंसिटी 25 ग्राम है, मैं अगर पूरा वॉल्यूम निकाल सका तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो आप देख लो। सबसे पहले यहाँ पर है क्या, यहाँ पर लेड का है, ध्यान से देखना। शीशे के 4.2 मीटर लंबे, 4.2 मीटर को अगर सेमी में बदलेंगे 420 सेमी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखना, जो मेरा एक्सटर्नल, ध्यान दो, जो एक्सटर्नल मेरा डायमीटर है वो कितना है, ये हमारा 5.4 सेमी है। एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, ये मेरा 2.7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ है, इसकी थिकनेस हमें मालूम है, क्या है थिकनेस, 3 mm है, 3 mm। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 10 mm बराबर अगर 1 सेमी होता है तो 1 mm बराबर 1/10 सेमी होगा। तो बोलिए 3 mm बराबर क्या हो जाएगा, 3/10 सेमी, यानी बोले तो 0.3 सेमी। तो आपका जो थिकनेस है ना, थिकनेस वो हमारे पास 0.3 सेमी हो गया। अब आप बताइए, अगर हम ये मेरा है ना सेंटर, अगर मैं अपने कैपिटल आर में से थिकनेस को हटा दूं तो छोटी आर तो मिल जाएगा, बिल्कुल। तो छोटी आर के लिए बड़ी आर में से आपको 0.3 घटाना है। ये आपका 2.7 सेमी, इसमें से 0.3 सेमी अगर आप घटा लेते हैं तो ये हमारा 2.4 सेमी हो जाएगा। ये हमारा 2.4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 2.7 सेमी हो जाएगा। तो ये बड़ी आर भी मिल गया, छोटी आर भी मिल गया, और मेरे दोस्त ये इसकी हाइट भी है। अब आराम से डेंसिटी निकाल लो। डेंसिटी निकालोगे, ये खोखला बेलन है, हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और इंटू एच हो जाएगा। पाई का मान तो आपका 22/7 हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस आर करिएगा तो 2.7 और प्लस 2.4, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 5.1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.3। समझ में आया क्या किए, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो आर प्लस आर किए तो 5.1 और आर माइनस आर किए तो 0.3। ठीक, और इंटू एच, एच हमारे पास है 420 सेमी। तो इस तरीके से हमारा इतना सेमी क्यू क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, और आपको पता है कि 1 सेमी क्यू का जो डेंसिटी है वो 25 ग्राम है, तो इतना सेमी क्यू वॉल्यूम आया। अगर 1 सेमी क्यू का डेंसिटी 25 ग्राम है तो इसका क्या हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम में आ गया। और जैसे ही इसको आप 1000 से भाग दे दोगे तो अब ये केजी में आ जाएगा, लेकिन आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 54.1
बहुत लोग 9 जीरो दे रहे हैं, बहुत लोग कुछ कुछ आंसर दे रहे हैं। आप एक बार निकाल के देख लो कि क्या वाकई 54.9 आपका आंसर आ रहा है। एक बार चेक करके देखो। हाँ मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चन जहां पर होगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, सर आप भी कैलकुलेशन करिए। अरे मेरे दोस्त, मैं कैलकुलेशन, अब इतना आसान है, तरीके बता दिए, तो आप कैलकुलेशन नहीं करो, गुना भाग करा के मेरा टाइम क्यों खोटा करोगे। अब एग्जामिनेशन के अंदर टीचर का काम क्या है, आपको समझाना, और कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। इसे देखो भाई, ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 10 घंटे लेते हैं, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, तो बताइए नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या होगा। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में सेम दूरी तय कर रहे हो, बिल्कुल सेम डिस्टेंस, है ना। तो ध्यान रखना, जब जब डिस्टेंस सेम हो, आई मीन डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो समय के इनवर्स रेशियो में आपका स्पीड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है तो पहले आप टाइम देख लो। तो धारा के विपरीत 10 घंटे और धारा की दिशा में 7 घंटे। जिस दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे लगता है, धारा की दिशा में 7 घंटे लगता है, यानी हमारे टाइम का जो रेशियो होगा वो 7:10 होगा। ये हो गया टाइम का रेशियो। अगर हम यहाँ स्पीड का रेशियो लेने जाएंगे तो ये मेरा 10:7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, समय के इनवर्स रेशियो में स्पीड होता है। ये धारा की दिशा में स्पीड हो गया और ये धारा के विपरीत दिशा में स्पीड हो गया। ठीक है, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए शांत जल में नाव और धारा। तो देखिए, अगर आपको शांत जल में नाव चाहिए और आपको धारा चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि जब दिशा वाली चाल और विपरीत वाली चाल मालूम हो तो नाव की चाल क्या होता है, दिशा वाली चाल और प्लस विपरीत वाली चाल बटे 2। और जब दिशा वाली चाल और विपरीत वाली चाल पता हो तो धारा की स्पीड क्या होता है, नाव की स्पीड और माइनस धारा की स्पीड और बटे में 2। तो यहां से आप देख पाओगे 17:3 आपका 3 हो गया। तो 17:3 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। तो इस तरीके से आपने अच्छे से बनाया, कहीं समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया से आप सॉल्व कर रहे हो। ये था हमारा 18 नंबर सवाल। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त आप इसको देख सकते हो, हमें कह रहे हैं क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो इतना है, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया इतना है तो इसकी वॉल्यूम बताओ क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी टोटल सरफेस एरिया देखूं 1800 है। मेरे दोस्त टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है, ये 6, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2 है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 1800 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो देखिए 2 अगर LB करने जाएंगे तो 18x स्क्वायर होगा, अगर हम BH करने जाएंगे 6x स्क्वायर होगा, और यदि हम LH करने जाएंगे तो 12x स्क्वायर होगा, और बराबर ये मेरे पास 1800। ठीक है,
यहाँ से देख सकते हैं 18 12 30 और 6 36, 36 दूनी 72, 72 एक्स स्क्वायर का मान अगर यहाँ 1800 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा जी, ये हमारा 25 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब एक्स की वैल्यू जैसे ही 5 हो गया, ये 6 पंचे 30 हो गया और ये मेरा 15 हो गया और वही 5 यहाँ रखेंगे 10 हो गया। आपको चाहिए था वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो 15 3 45, 45 पर 2 जीरो, यही आपका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका वॉल्यूम निकाला है 45। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ हमें कह रहा है कि तीन पाइप पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं और 3 घंटे के बाद पी को बंद कर देते हैं। क्यू और आर शेष टैंक को अगले 2 घंटे में भर देते हैं। तो बताइए पी अकेले इस टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि पी क्यू और आर ये तीनों मिलकर पूरे टैंक को मेरे दोस्त 4 घंटे में भर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपने पी क्यू आर को स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन 3 घंटे के बाद आपने पी को बंद कर दिया, जिसके कारण क्यू और आर को अगला 2 घंटा और चलना पड़ गया, ठीक है। अगर पी क्यू आर तीनों लगातार 4 घंटा चले तो 4 घंटा में भर देगा। मैंने इसे स्टार्ट किया और 3 घंटे चलाया, उसके बाद पी को बंद कर दिया। चलाना चाहिए था 4 घंटा, 3 घंटा चलाया, पी को बंद कर दिया, जिसके कारण क्यू और आर को 2 घंटे और चलना पड़ा, तो जाके टैंक भर गई। तो टैंक इधर भी भर गया, टैंक इधर भी भर गया, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो P प्लस क्यू प्लस आर 4 पीस है और P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ 3 पीस है। 4 में से 3 घट जाएगा, 4 पीस में से 3 पीस आके घट जाएगा, तो 1 पीस बच जाएगा पी क्यू आर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 2Q और यहाँ पर 2R। तो देखो अगर P को इधर ही रखते हैं, Q जाके घटेगा तो Q बचेगा, R जाके घटेगा तो R बचेगा। मुझे ये बताओ इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना है ना, कहोगे हाँ, तो P और ले आओ इसको यहाँ पर Q प्लस R, क्या हो जाएगा 1:1। अब पहले तो मुझे ये समझाओ भाई, पहले तो ये बताओ ये तीनों मिलकर 4 घंटे में भर रहा है ना, आखिर ये तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना 2। तो आप ये देख रहे हो कि ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 1 2 भरेगा, है ना, और भर रहा है 4 घंटे में, यानी कैपेसिटी हो जाएगा 8 टैंक की है। अब उसी को पी अकेला भरना जाएगा, तो भरना है 8, पी की क्षमता है 1, तो कितना टाइम लग जाएगा, 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा मार्क्स आपका, थोड़ा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी आप पढ़े हैं उसको अगेन एंड अगेन आप रिवीजन कीजिए, आपका मार्क्स बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, ठीक है। अब आप देख लो इस क्वेश्चन पर, क्या है ये क्वेश्चन। एक रोम्बस है जिसका एक साइड दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, हमसे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां देखना 1/2, इसका एक डायगोनल कितना है 8, दूसरा डायगोनल मालूम नहीं, और ये मेरा एरिया कितना, तो ये हो जाएगा 48। यहाँ से D2 निकालने जाएंगे, ये हो जाएगा 4, 4 से कटेगा ये हमारा 12 बार में, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, मैंने एक रोम्बस आपके सामने बनाया। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक डायगोनल हमारा 8 है जो कि मेरे दोस्त 4 4 हो जाएगा, एक मेरा 12 है जो कि मेरा 6 6 हो जाएगा। हमसे कहा बताओ जरा सा इसका साइड क्या होगा, साइड निकालना है। साइड अगर निकालना है तो कैसे, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बेस स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 16, 52 बोले तो 2√13
तो 2√13 इसका साइड हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको देखिए दोस्त, ये क्या है? ये पार्टनरशिप है। कह रहे ए बी और सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपये का निवेश करते हैं। ए बी से 3,500 अधिक निवेश करता है और बी सी से 4,500 अधिक इन्वेस्ट करता है। टोटल प्रॉफिट में से 45,300 रुपये, टोटल प्रॉफिट 45,300 में से ए को कितना मिलेगा? देखिए बहुत आसान है, पहले ध्यान से देखिए। ए, ये बी और ये सी, अगर इन तीनों का पार्ट में ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 75,500 हो जाएगा, 75,500। ठीक है, अब देखिए हमें कहा कि बी सी से 45,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। सी का इन्वेस्टमेंट एक्स मान लेते हैं, इससे 45,000 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 45,000, नहीं 100 है। ठीक है, तो बी सी से 4500 ज़्यादा और ए बी से 3500 ज़्यादा। अब इससे 3500 ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, ये ए का हिस्सा है, ये आपके बी का हिस्सा है और ये मेरे दोस्त सी का हिस्सा है, और तीनों का एक साथ हिस्सा कितना हो जाएगा? 75,500। अब देख लो यहाँ से, ये आपका 3x हो जाएगा और ये 8,000, 8 4 12, 12,500 जाके घटेगा, तो सीधा 6300 बचेगा। यहाँ से x का मान कितने हो जाएंगे? 2100 हो जाएंगे। ठीक, अब 2100 हो जाएगा तो देख लो भाई, x का मान 2100, देखो क्या सच में 2100 आएगा? नहीं नहीं, 21,000 आएगा, 21,000। ठीक है, अब 21,000 यहाँ रखोगे, 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29,000 हो जाएगा। 21,000 यहाँ रखोगे, 21 और 4 25, ये आपका 25,000, 25,500 हो जाएगा। और 21,000 यहाँ रखेंगे तो मेरा 21,000 ही हो पाएगा। अब यहाँ से ये क्या है? ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। इन्वेस्टमेंट जानते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में अगर टाइम का डिस्कस ना हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट का रेशियो देखने जाएंगे तो ये 2 0 से 2 0 तो हमारा कट गया पहले से। ठीक है, 5 से अगर काटना है तो काट के छोटा कर लो। अगर 5 से हम इसको काटना चाहेंगे तो क्या होगा? 5 पचे 25 और 5 अठे 40। 5 से इसे काटेंगे तो 51 हो जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। ठीक है, तो हमें चाहिए ए का हिस्सा, तो बोलो ए को मिलेगा क्या? तो ए को मिलेगा कुल मिला के 58। कितना में से? तो 3 और 8 11, और ये 14 और 1 15, 151 में से, पूरे 151 में से ए को मिलेगा 58। तो सोचिए 151 में अगर 58 मिलेगा तो 45,300 हम क्या मिलेगा? तो यहाँ से देखिए, ये आपका 58 और ये 3 बार में कटेगा, आई मीन 300 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 00 देखा और ये 24 देखा, और ये 15 और 2 17, 17,400। तो 17,400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 22 नंबर सवाल। आओ अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा, क्या है ये। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ठीक है, क्या बोला है? बीसी को डी तक बढ़ाइए। तो अगर हम यहाँ पर बीसी को डी तक बढ़ाएंगे, बीसी को डी तक बढ़ा दिए। ठीक है,
आप कहेंगे उसको मिला क्यों दिए, नहीं मिलाते तो भी काम हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो बात हो क्या रहा है। ABC एक ट्रेंगल है जिसमें BC को कहा D तक बढ़ा दीजिए, ये इस प्रकार है ना, बढ़ा दिए। अब कह रहे AC बराबर BC है, तो अगर AC और बराबर BC है, ठीक, और क्या दिया है, BAC 70, BAC ये हमारा 70 दिया है, ठीक है। अब हमें मांग रहा है ACD और ABC का अंतर, यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का अंतर मांग रहा है। देखिए बहुत आसान है, आप कहेंगे सबसे पहले आसान कैसे है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस ट्रेंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, जब दो साइड इक्वल हो तो सामने का एंगल भी इक्वल होगा, इसके सामने 70 है तो इसके सामने ई भी क्या होगा, 70 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये 70 तो ये मेरा क्या होगा, बहिष्कोण से 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ACD ये मेरे पास 140 हो गया और ABC ये हमारे पास 70 है, 140 में 70 हटा देंगे तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको देखिए ये क्या है, फिर दोस्तों तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ये देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 3 ऊपर जाएगा 3/7, 7 3 10, 10/, फिर देखो 3 दूनी 6 1 7, 7/3, 3 ऊपर गया 3/7, 7 LCM लिए 10, 10/7, 7 ऊपर गया 7/10, यानी आपका 7/10 हो गया और बराबर ये 9/10 है। ए का मान क्या हो जाएगा, 2/10, बोले तो 1/5, यानी इसमें से कौन सा आंसर जाना है, नन ऑफ दिस। बहुत बड़ा लिख रहे हैं सर, और छोटा लिखिए, बहुत बड़ा लिख रहे हैं, अच्छी बात है मेरे दोस्त, तुम्हारी बातों का अनुसरण किया जाएगा, जरूर अनुसरण करेंगे, ठीक है। देखो जिंदगी में कुछ बात को ध्यान रखना, लाइफ है हमेशा मेरे दोस्त, कभी भी बोलना है ना तो बड़ा सोच समझ के बोलना लाइफ में कभी भी, और यूं ही कटाक्ष नहीं करना है। कटाक्ष करने से आपको लगेगा कि थोड़े टाइम के लिए आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम पर ध्यान देना है, शब्दों पे लगाम रखना है, वर्क पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी चॉइसेस जो लाइफ आपका है, कोई क्या समझा सकता है ना। देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा का 1/3 और चौड़ाई भुजा का 1/3 और लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, जो कि 1764 है। यहाँ से आप साइड निकालोगे स्क्वायर का, अगर आप साइड निकालने जाओगे ये 42 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब रेक्टेंगुलर पार्क के लंबाई और चौड़ाई के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया, तो कहा गया कि रेक्टेंगुलर पार्क यानी आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई भुजा का 1/3 है। तो लीजिए चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा का 1/3 यानी 14 है, ठीक है। और अगर चौड़ाई हमारा 14 है तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा, 28। तो लंबाई आपका 28 हो गया और चौड़ाई आपका 14 हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखता है, 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत क्या होगी। तो पहले तो आपको एरिया निकालना होगा पार्क का, तो पार्क का एरिया निकाल लीजिए, ये लंबाई और गुने चौड़ाई, इतना मीटर स्क्वायर पार्क का एरिया हो गया। अब रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो 14 है, ये हो जाएगा 14 8 112 और 14 दूनी 28, 28 और 11 हो जाएगा 39, इतना मीटर स्क्वायर। और देखो इसका रेट क्या है, 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर रेट है, 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, 15 दूनी 30, 15 नम 135 और 3 138, 45 और 45 और 13 कितने हो जाएंगे, 58। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपका 5880 हो जाएगा। ऐसे में एक बात बताऊं, आप कहोगे क्या सर क्या बताना है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल केवल और केवल यही नहीं है,
बाकी 7 का मल्टीपल वो भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है ना। अब रही बात की 7 का मल्टीपल भी लास्ट में एक जीरो भी होना चाहिए, लास्ट में देखो एक जीरो भी है और 7 का मल्टीपल भी है, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको एक और बात समझ में आना चाहिए कि 7 का मल्टीपल तो होगा, साथ में 15 के कारण 3 का भी मल्टीपल होगा, यानी 7 के अलावे 3 का भी मल्टीपल होगा। तो देखो ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो आपका वो वाली आएगा, ये वाली नहीं आएगा। ठीक है, हाँ यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट चेक करके आप 5880 लेके आ जाओगे, 4200 नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए हमें कह रहा है कि p और 12 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट यहां पर लिख देते हैं। अगर कोई a और b का आपसे मीन प्रपोर्शन मांगे, a और b का मीन प्रपोर्शन, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए बी। a और b का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, a और b का थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ए बी और सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन तो बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखना p और 12 का थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, हमें निकालने कह रहा है, जबकि कह रहा है कि ये आपस में प्रपोर्शन बना रही है। तो अगर ये चारों आपस में प्रपोर्शन बना रही है, इसका मतलब है कि 8 और p का जो रेशियो है 16 और 18 का बिल्कुल वही रेशियो है। 8 और p का जो रेशियो है 16-18 का वही रेशियो है, यानी 8/p। कैलकुलेशन सीधा कीजिए ना, उतना क्या दिमाग लगाना। 8 गुने 18, ठीक, किसके बराबर होगा, p इंटू 16, p इंटू 16। यहाँ से p का मान 9 आएगा। अब p का मान 9 आ गया, ये हमारा 9 हो गया। इसका अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन चाहिए तो थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, यानी 12 गुने 12 और बटे में 9। तो रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए 15 सेमी और 13 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी जिनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेमी है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना भाई, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, समझना। यहां पर दो सर्कल है, दो सर्कल, ठीक है। अब ये दो सर्कल हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब यही है, ये है कॉमन कोड, कॉमन कोड। ठीक है, हमें क्या किया है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, इसका भी रेडियस दिया है, इसका भी रेडियस दिया है। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 15, और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है, ये हमारा हो गया 13। अगर हम इसको मिलाते हैं सेंटर को, यदि हम सेंटर को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना बाइसेक्ट हो जाएगा कॉमन कोड। ठीक है, ऐसे भी सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 14। आप देखिए एक दो समकोण त्रिभुज है ना, एक का कर्ण है 15, एक का कर्ण है 13, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर कॉमन है। तो क्यों ना ऐसा कर लेते हैं कि 15-12, 15-12 इसको 9 कह देते हैं, क्योंकि 9-12-15 ट्रिपलेट होता है। इसको 13-12 और 5 कह देते हैं, ताकि 9 और 5 हमारा 14 भी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल दिए, ये हमारा 12, ये 12 होगा तो नीचे में भी 12 होगा, यानी मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। पूरा ए बी देखने जाएं तो ये 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए
अब यहाँ देखते हैं, एक कार एक घंटे के पहले एक चौथाई भाग में 20 किलोमीटर और दूसरे एक चौथाई भाग में 25 किलोमीटर, तीसरे एक चौथाई भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए 1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, अब इस 60 मिनट का जो मेरा 1/4 है वो 15 मिनट है, सेकेंड वाली 1/4 होगी वो भी हमारा 15 मिनट होगा, और जो ये हमारा थर्ड वाला 1/4 होगा ये भी हमारा 15 मिनट ही हो जाएगा। ठीक है, हमें कहा गया कि पहला 15 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है, अगला 15 मिनट में 25 किलोमीटर जा रहा है, और अंतिम 15 मिनट में 15 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। द टोटल डिस्टेंस देख लो, 40 और 20 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, और बटे टोटल टाइम 15 15 15, ये होगा 45 मिनट। 45 मिनट को आवर में चेंज कर दो, कर दिए। यहाँ से हो गया हमारा 15 3 45, 15 चौको 60, और ये 20 चला जाएगा ऊपर, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 80 किलोमीटर पर आवर होगा। अब आप में से 80 जिन्होंने लाया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है, ये था हमारा 28 नंबर सवाल। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त, एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है। देखिए एक बीकर में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग मेडिसिन है। ठीक है, वाटर और मेडिसिन। हमें कह रहा है कि 3 भाग पानी है और 7 भाग मेडिसिन है। ठीक है, फिर हमें कहा कि मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दें। इसका मतलब समझ रहे हैं, कितना मिश्रण निकाल कर उसके जगह पर पानी डाल दें ताकि इन दोनों का रेशियो 1:1 हो जाए, 1:1। सबसे बड़ा सवाल है, आप मिश्रण निकाल के पानी डाल रहे हैं ना, तो मिश्र कितना भाग पानी से बदल दें। कितना भाग पानी से बदलने का मतलब यह है कि जितना मिश्रण आप निकालेंगे उतना ही पानी रिप्लेस करेंगे। तो जितना मिश्रण आप निकालेंगे उसके जगह पर उतना ही पानी रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वजन पहले का रहा होगा वही वजन आज का रहा होगा, क्योंकि जो निकाल रहे हैं वापस भी कर दे रहे हैं। पुराना वजन मेरा कितना है 10 और आज का वजन कितना है 2। तो आप क्या कर लीजिए, ये जो आपका 10 है आप इसको भी 10 बना लीजिए। 10 बनाने के लिए 5 से गुना किए, तो यहाँ भी 5 से कीजिएगा और यहाँ भी 5 से कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आपने बदला, याद रखना, निकाला मिश्रण और डाला पानी। तो जिसको आप डाले हैं, मतलब मिश्रण निकाल के पानी डाले ना, मतलब पानी मिलाए हैं, तो जिसको मिलाए हैं उससे पता नहीं चलेगा कि आप क्या निकाले हैं। उससे पता चलेगा जिसको निकाले तो है लेकिन मिलाए नहीं हैं। आप निकाले थे मिश्रण जिसमें पानी भी निकला होगा, मेडिसिन भी निकला होगा, लेकिन आपने रिटर्न केवल पानी किया, यानी मेडिसिन आपने रिटर्न नहीं किया। तो मेडिसिन को देखते ही समझ में आएगा कि आपने निकाला क्या था। तो देखिए मेडिसिन पहले था क्या, तो मेडिसिन पहले था 7, मेडिसिन अब क्या है 5। इसका मतलब कितना निकाला गया, 7 था 5 है, निकाला गया 2। किससे, 7 से। यानी आपने 2/7 मेडिसिन, मतलब 2/7 आपने मिश्रण को बाहर किया था। ठीक है, और इतना ही पानी आपने रिटर्न किया। तो कितना हमने मिलाया या कितना निकाला, ये उससे निकालना जिसको रिटर्न नहीं किया गया हो। ठीक है, अब इसको देखो भाई, ये सवाल क्या है, ये कह रहे अनीता और आनंद 12 दिन और 18 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। देखिए अनीता, आनंद, ठीक है, अनीता कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं और आनंद उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अनीता,
आनंद के साथ अगर हम बात अरुण की करें तो क्या होगा भाई? ये मेरा अनीता, ध्यान देना, ये अनीता है और ये आनंद है और ये तीनों मिलकर, तो कह रहा अनीता अकेले करे तो 12 दिन में, और आनंद अलग अकेले करे तो 18 दिन में। लेकिन जब ये अरुण का हेल्प लेंगे, अनीता और आनंद अरुण का हेल्प लेंगे, तो यही काम 6 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए। तो टोटल वर्क इन सब का एलसीएम हो जाएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 6 छः के 36। देखिए अनीता की इफिशियंसी हमारा 3 है, आनंद की इफिशियंसी 2 है, आनंद की इफिशियंसी हमारा 2 है। ठीक है, अनीता 3 है, आनंद 2 है, तीनों मिला के 6। 6 में अगर ये 5 हो गया, ये मेरा 1 हो जाएगा। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। अब याद रखो, अरुण के हेल्प लेने से 6 ही दिन में खत्म हो गया। तो अगर अरुण के हेल्प लेने से 6 ही दिन में काम पूरा हो गया है, इसका मतलब 6 दिन अनीता ने भी किया, 6 दिन आनंद ने भी किया और 6 दिन अरुण ने भी किया। तो जब सभी समान दिनों तक करेंगे ना काम, तो इफिशियंसी के रेशियो पर भी मजदूरी बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका हिस्सा मांगा है आपसे? आपसे मांगा है अनीता और आनंद के हिस्से का योगफल। तो अनीता और आनंद का अगर हम योगफल देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6, टोटल आपको 6 दिख रहा है। और ये आपके पास रियल में है कितना मजदूरी? तो ठीक है, तो 6 का मान 48,000 हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 8,000। अब 1 का मान 8,000 हो जाएगा तो 5 का मान क्या होगा? 1 का मान 8,000 हो गया तो 5 का मान आपका 40,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 40,000 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये कह रहा है कि 8% वर्ष प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो। ठीक है, अब इसको आप सबसे पहले थोड़ा सा पढ़िए मेरे दोस्त। यहाँ के अकॉर्डिंग 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में इतना हो जाती है अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक रही हो। देखिए अर्धवार्षिक रही हो, 8% जो है वो वार्षिक रेट है, तो छमाही रेट क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कि 4% का रेट रहेगा। 4% रेट का मतलब होता है 1/25। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप लीजिए, देखिए क्या होगा। 1/25 की वृद्धि का मतलब हो गया 25 प्रिंसिपल, 1 ब्याज के साथ 26 बनेगा पहला छमाही। दूसरे छमाही में भी 25 से क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा। और चूंकि ये जो अमाउंट है वो 1 साल का ही है, तो 1 साल में 2 छमाही होगा। पहला छमाही में 25 से 26, दूसरा छमाही में फिर से 25 से 26, तो मेरे दोस्त पूरे 1 साल में क्या हो जाएगा? ये हमारा 625 हो जाएगा और ये हमारा 676 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही जो 676 अमाउंट है ना, ये 20,280 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 30। अब 1 का मान 30, तो 625 का मान क्या होगा? तो 625 और गुने में 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमें कहता है कि इस प्रिंसिपल पर पहले से दुगुना रेट, तो पहले रेट हमारा 8 है, तो अब रेट हमारा क्या हो जाएगा? 16% हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए 5 चौको 20 और 20 और 3 23, 23/5 पर 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज तो ये होता है PRT/100 है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो PR है कितना? ये 625 गुने 3 प्रिंसिपल है, रेट है 16 और टाइम कितना है? 23/5 और बटे में 100। कैलकुलेट कर लीजिए। अब अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे और कैलकुलेट करके देखें क्या आएगा, तो मेरे दोस्त हम एक चीज देख रहे हैं, 23 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। अब 23 का मल्टीपल ये तो नहीं है, 23 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 23 का मल्टीपल केवल ये है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
23 का मल्टीपल यही है। क्या लिखते हो? आपसे ज़्यादा बेटर शॉर्ट में सौरभ सर बताते हैं। तो ठीक है, कल से सौरभ सर से ही कह देते हैं डिस्कशन कराने के लिए। कल से डिस्कशन से हम हट जाते हैं, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है, कल से सौरभ सर को ही बोल देते हैं कि आप ही डिस्कशन कराइए, नो प्रॉब्लम। डिस्कशन वो कराएं मैं कराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो सर को ही बोल देते हैं, कल से सर ही करा देंगे डिस्कशन। खामखा मैं क्यों टेंशन पालूंगा। देखो ध्यान दो, 14 व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत है 78 kg। 14वें व्यक्ति का वजन, 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी 14 व्यक्ति के एवरेज से 39 ज़्यादा है। तो बताइए 14वें व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, 14 व्यक्ति है, 14 व्यक्ति में 13 व्यक्ति का, 14 व्यक्ति में से 13 व्यक्ति का एवरेज अगर 78 है, योगफल हो जाएगा 13 गुने 78, ठीक है, 13 गुने 78। 14 में से 13 व्यक्ति का जो एवरेज है वो 78 है, तो योगफल हो जाएगा 13 गुने 78, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्ति के एवरेज से 39 kg ज़्यादा है। तो ऐसा करिए कि 14 आदमी के एवरेज को आप x मान लीजिए, x, ठीक है। तो 14वें का क्या हो जाएगा, 14वें का क्या हो जाएगा भाई, तो 14वें का क्या होगा, तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि 14वें व्यक्ति का वजन 14 व्यक्ति के वजन से 39 ज़्यादा है। तो मैंने 14 व्यक्ति का एवरेज मान लिया था x। तो 14 व्यक्ति, पूरे 14 व्यक्ति का जो एवरेज है उससे 39 ज़्यादा वजन सिर्फ 14वें व्यक्ति का है, सिर्फ 14वें व्यक्ति का, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, यहाँ पर 14 व्यक्ति का एवरेज निकालो। 14 व्यक्ति का एवरेज निकालोगे तो 13 व्यक्ति का योगफल है 13 गुने 78 और प्लस 14वें व्यक्ति का क्या है एज, x प्लस 39, ठीक। तो देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान दो, 13 व्यक्ति का योगफल और प्लस में 14वें व्यक्ति का योगफल अगर हम जोड़ दें तो 13 व्यक्ति के योग में 14वां व्यक्ति का योग जोड़ दिए हैं, 13 व्यक्ति के योगफल में 14वां व्यक्ति को जोड़ दिए हैं, तो पूरे 14 व्यक्ति हो गया। तो 14 व्यक्ति हो गया तो 14 से भाग दीजिए, बराबर क्या होगा, 14 व्यक्ति का एवरेज, और 14 व्यक्ति का एवरेज आप क्या माने थे, आप x माने थे। एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये आपका 14x हो जाएगा, ठीक है, और एक x आके इधर घट जाएगा, इनमें से 13 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 78 हो जाएगा, और 39 में 13 कॉमन लेंगे 3 हो जाएगा। अब ये 13 से 13 चला गया, x बराबर 78 और 3 कितना हो जाएगा, है 78 और 3 कितना हो जाएगा, 81। 81 सिर्फ x का मान आया है, मुझे 14वें व्यक्ति का वजन मांगा है, तो यही 81 यहाँ पुट करिए, 81 और प्लस 39, 9 1 10, 8 3 11 1 12, यानी 120 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हो गया, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इसको देखिए, ये क्या बोलता है इसको समझिए। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक छात्र द्वारा विभिन्न विषय में प्राप्त अंक नीचे तालिका में दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और विदेशी भाषा में कितना कितना मार्क्स उसने प्राप्त किया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखता है, उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय से 5 अंक काटे जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन कम है जिसके कारण प्रत्येक विषय से 5-5 मार्क्स काट लिया जाएगा। प्राप्त अंक जो बचेंगे
ठीक है, उसका माध्य, माध्यिका और आप बहुलक निकालिए। ठीक है, और माध्य, माध्यिका, बहुलक जब तीनों निकाल लीजिएगा तो इस तीनों का एवरेज निकाल के बताइएगा क्या होगा। सबसे पहले इन तमाम विषय में ये प्राप्त मार्क्स हैं। ठीक है, हमें कह रहा है प्रेजेंटेशन कम होने के कारण इन सब में से 5-5 मार्क्स काटा जा रहा है। तो 5 मार्क्स काटा जाएगा तो 50 बचेगा, यहाँ से 85 बचेगा, यहाँ से 70 बचेगा, यहाँ से 75 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 85। ठीक है, ये हो गए हमारे 5-5 घटाने के बाद जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब उसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, उसका माध्यिका निकालना है। ठीक, और इसका बहुलक निकालना है। ठीक, देखिए बहुलक तो आप समझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा बहुलक होगा। 85 आ रहा है ज़्यादा बार, 2 बार आ रहा है, 85 बहुलक हो जाएगा। 85 तो बहुलक हो गया। अब देखिए 5 टर्म है ना, 5 टर्म, तो तीसरा टर्म मेरी माध्यिका होगा। तीसरा टर्म खोज लीजिए, सबसे छोटा है 50, उसके बाद 70 और तीसरा हो जाएगा 75। तो तीसरा बड़ा टर्म हमारा 75 हो जाएगा, तो ये हमारी माध्यिका हो गई। अरे माध्यिका निकालते हैं ना ऐसे, जैसे 50 है, 70 है, 75 है, 85 है, 85 है, आप 2-2 बांट देते हैं तो यही ना माध्यिका होता है। माध्यिका 75 हो गया। अब रही बात माध्य निकालने की, तो सभी को जोड़कर पदों की संख्या से भाग दीजिए। 5, 5, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हमारा 15 हो गया। और ये 13, 7, 20, 20, 7, 27, 27 और 8 35, 35 और 2 हो जाएगा 37। ठीक है, कितने टर्म है, कितने टर्म है देख लो, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 टर्म है। आप इसमें से 5 से भाग दे दो, ये हो जाएगा आपका 75। ये हो गया आपका 75। ठीक, ये माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमें कहा है कि इसका एवरेज निकालिए, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का एवरेज निकालेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए। हैं, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 5, ये 14, 14, 21, 1, 22। ठीक, ओके, और तीनों का एवरेज निकालेंगे। बात को थोड़ा समझना, कैलकुलेशन देखो ठीक से किया है जी, कैलकुलेशन ठीक से किया है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है। ठीक है, जोड़ के थोड़ा देख लो। 15, 8, 7, 15, 15, 7, 22, 8, 30, 5, 35, 35 और 1 36, यहाँ पर ये 36 ही होगा, तो 73 हो जाएगा। ये 73 हो जाएगा, 73। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 73 हो जाएगा, 73। तो देखो 5, 5, 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। 8, 7, 15, 15, 7, 22, 22 और 1 हो जाएगा 23 है। और कितने 3 टर्म है तो 3 से भाग दीजिए। 7 या 21, 7 या 21, 3 6 18, 3 6 18, यही हो जाएगा 77.66 हो जाएगा, 77.66। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिए। ये हमारा 34 नंबर सवाल था। 35 नंबर पर आइए, 35 नंबर देखते हैं। देखिए हमें क्या बोल रहा है 35 नंबर में, समीकरण 7x 11y और बराबर 3, 8x और y बराबर 15 के आलेख P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो समीकरण डैश के आलेख पर स्थित है। अब ये देखो हमें ये बोल रहा है कि ई दोनों समीकरण है ना, एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करता है, और ये जो मेरा P जो है, वो जो पॉइंट P है वो किस समीकरण पर है, ऑप्शन में से किस समीकरण पर है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, ये हमारा 7x + 11y और मेरे दोस्त बराबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या करो, इसमें आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा, 11 × 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 165। ठीक है, कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट जैसे ही करोगे, ये आपका माइनस का 81x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 162, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। अब x का मान जैसे यहाँ पर 2 आ गया, तो देखो 2 रख दिया यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x का मान ये 2 आ गया, अभी 2 कहीं पर रख दो, x का मान 2, अगर हम यहीं पर 2 रख देंगे तो क्या होगा,
x का मान 2 यहीं पर रख देंगे तो हो जाएगा 14 और प्लस 11y बराबर 3। तो y बराबर कितना होगा? -11 -1 हो जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2 और -1 है। ये हमारा 2 और -1 है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये देख लिए कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये P पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब 2, -1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी समझ में आ गया कि पॉइंट P जो है वो 2, -1 है। तो हमसे सवाल ये पूछा है कि वो जो पॉइंट P है वो इसमें से किस रेखा पर है। तो P जिस भी रेखा पर होगा तो P का पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करवाओ। 2, -1, यहाँ पर 2, -1 बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया। 2, -1 एकदम सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन 2, -1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यही सी वो लाइन है जिस पर P स्थित है। यही सी वो लाइन है जिस पर P स्थित है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है? tan 15 डिग्री का मान इतना है। अगर tan 15 डिग्री का मान इतना है तो cot 15 का मान क्या होगा? cot 15 का मतलब हो गया 1/tan 15, यानी 1 ये 2 - √3 कैलकुलेट करेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास cot 15 को बदल देते हैं, cot 75 को tan 15 हो जाएगा। tan 75 को बदल देंगे तो ये हमारा cot 15 हो जाएगा। तो tan 15 tan 15 tan 15 इंटू tan 15 tan 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और cot 15 इंटू cot 15 ये हमारे cot 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब tan 15 का मान कितना है? तो 2 और -√3 का स्क्वायर, और cot 15 है 2 + √3 का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, रिजल्ट कितने हो जाए? सॉरी, ये वही वाला बात है, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का आंसर 14 आ जाएगा। हो गया 36। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए क्या है। एक कांच के पात्र में 6, 8, 4 और 3 गेंदे हैं। यदि पात्र से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? काला या नीला? मेरे दोस्त, अगर काला होगा, एक ही चुना गया ना, काला होगा तो इसी 8 में से कोई एक होगा, या अगर नीला होगा तो इस 3 में से कोई एक होगा है। जबकि निकाले हैं किस में से? जबकि निकाले हैं 14, 4, 18, 18 और 3 21 में से। कितना? 1। तो यहां से हमारा हो जाएगा 11/21। 11/21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको देखते हैं, ये क्या है मेरे दोस्त। ये हमसे सबसे पहले कह रहा है कि दो समीकरण 2x + y = 6, 2x - y = -2 द्वारा निर्मित उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें जो इन रेखाओं और x एक्सिस से घिरा हुआ हो। ठीक है, x एक्सिस से घिरा हुआ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को x/a और प्लस y/b और बराबर 1 के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया 2x + y और बराबर कितने? 6। अब 6 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करो। यहाँ आपका x/3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका y/6 हो जाएगा और बराबर 1। दूसरा आप देख लो, तो दूसरा यहाँ पर -2 से भाग दे दो इधर भी, और -2 से इधर भी भाग दे दो। तो देखो ये हमारा हो जाएगा x/-1 और प्लस y/2 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। अब आराम से आप क्वाड्रेंट एक्सिस पर इसको बैठाओ। देखो क्वाड्रेंट एक्सिस पर हम बैठा रहे हैं, कैसे काम होगा। पहला एक समीकरण क्या है? x को 3 पर, y को 6 पर। 1, 2 और 3। x को 3 पर और y को 6 पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि यहां से पास करेगी। ये दूसरा क्या है? x को -1 पर, y को 2 पर। x को -1 पर और y को 2 पर, यानी दूसरा रेखा आपका इस तरीके से पास करेगा। ठीक,
और तीसरा रेखा तो एक्स एक्सिस को ही बोला गया है। तो मेरे दोस्त यही वो पार्ट है जो दोनों रेखा और एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, यही वो पार्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, ये मेरा यहाँ 3 है और ये मेरा यहाँ 1 है, यानी कुल मिला के बेस कितना हो जाएगा 4। इस त्रिभुज का बेस 4 हो गया। बस मुझे हाइट चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के मुझे हाइट चाहिए। ये हाइट कैसे निकलेगा? तो इसके लिए इस पॉइंट का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा और इस पॉइंट का जो y होगा वही मेरा हाइट होगा। ठीक है, वही मेरा हाइट होगा। तो देखिए अब y का मान हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये 2x प्लस वाई और बराबर 6 और 2x माइनस वाई और बराबर ही हो जाएगा -2। क्या करिए, तो यहाँ पर आप मेरे दोस्त घटा लीजिए, x चला जाएगा, 2y बराबर 8 हो जाएगा, y का मान मेरा 4 हो जाएगा। तो लीजिए y का मान आपका 4 हो गया। और यदि आप इसका एरिया निकालने जाएंगे इस त्रिभुज का, तो 1/2, बेस कितना 4 है और हाइट कितना, ये भी 4 है, हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इस पर आइए और देखिए ये क्या है। ये हमें कह रहा है कि 16,875 की राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई, 1 साल 8 महीने के अंत में इतना हो गया, ब्याज की दर क्या रहा होगा? सबसे पहले टाइम जो है ना वो 1 साल 8 महीने है। 8 महीने को भी वर्ष में बदल दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, 3 2 5, ये 5/3, इतना साल हो गया। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, अगर हम ब्याज देखने चले जाएं, मिश्र धन में मूलधन हटा दें तो 1125 हो जाएगा ब्याज। ठीक है, मुझे चाहिए रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर आप जानते हैं ब्याज और गुने 100 और बटे क्या, मूलधन गुने समय। मूलधन हमारा 16,000, ये 875 है और समय कितना है 5/3। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4% आ जाएगा, अरे आराम से कैलकुलेशन आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, चलिए और 40 नंबर सवाल पे आइए। देखिए 40 नंबर सवाल क्या है, हमें कह रहे हैं कि 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो फलकों पर संख्या का योगफल 3 या 4 के विभाज्य हो, इसका मल्टीपल क्या होगा? सॉरी, विभाज्य, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब मैंने 2 डाइस को फेंक दिया और दो डाइस के फेंकने से उस पर आए अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल, 3 से विभाज्य या 5 से विभाज्य हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर 3 से विभाज्य हम देखेंगे ना तो 3, 6, 9 और 12, और आप जानते हैं 2 पासे पर मैक्सिमम 6, 6, 12 ही हो सकता है, 12 ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम 5 का मल्टीपल देखने जाएंगे तो 5 और केवल 10 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो जब भी आपको 3 या 5 बोला तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल आपने ले लिया। तो ये जरूर ध्यान रखना कि 3 या 5 के मल्टीपल में आप ये देख लेना कि कोई आपने 2 बार तो नहीं ले लिया, मतलब किसी योगफल को 2 बार तो नहीं ले लिया। अगर आप 2 बार लिए होंगे तो 1 बार हटा दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार बिल्कुल भी नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब दोनों पास डाइस पर आए अंकों का योगफल 3 हो, ऐसी 2 घटना है, 6 हो ऐसी 5 घटना, 9 हो ऐसी 4 घटना और 12 हो ऐसी 1 घटना, 5 हो ऐसी 4 घटना और 10 हो ऐसी 3 घटना। तो हम अगर टोटल इवेंट देखने जाएंगे तो क्या होगा? 7, 8, 4, 12, 12, 12, 7 हो जाएगा 19। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अनुकूल परिणाम 19 और टोटल परिणाम 2 डाइस है तो 36 हो जाएगा, 2 डाइस है तो 36 हो जाएगा। ऐसे आप याद रखिएगा, ये चीज याद रहेगा तो काफी बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, देखिए वो क्या है मेरे दोस्त, योगफल 2 हो या 12, 3 हो या 11, 4 हो या 10, 5 हो या 9, 6 हो या 8 या मेरे दोस्त 7।
योगफल 2 हो या 12 ऐसी एक घटना, 3 हो या 11 ऐसी 2 घटना, 4 हो या 10 ऐसी 3 घटना, 5 हो या 9 ऐसी 4 घटना, 8 हो या 6 ऐसी 5 घटना और 7 ऐसी 6 घटना। तो इस तरीके से आप घटना को भी ध्यान रखना। तो आपको समझ में आएगा कि योगफल 3 के लिए 2 घटना कैसे लिखा है, योगफल 6 के लिए 5 घटना कैसे लिखा है, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस डिस्कशन का समापन हो गया।